जियोपॉलिटिक्स, इस शब्द के साथ, इस टर्म के साथ आपका कई बार सामना होता है, कई बार इनकाउंटर होता है। खासकर न्यूज़ पढ़ते वक्त, एडिटोरियल पढ़ते वक्त आप हमेशा सोचते हैं कि जियोपॉलिटिक्स क्या है, व्हाट इज़ जियोपॉलिटिक्स। इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करेंगे। जियोपॉलिटिक्स के ऊपर एक कंप्लीट कंसेप्चुअल क्लैरिटी बिल्ड करने की कोशिश करेंगे, एक कंप्लीट पिक्चर बिल्ड करने की कोशिश करेंगे। जियोपॉलिटिक्स को हम 3 लेवल पर समझेंगे। सबसे पहले हम इस टर्म के मीनिंग को देखेंगे, जियोपॉलिटिक्स का मतलब क्या है, डेफिनेशन क्या है, ये जानेंगे। इसके बाद हम इस टर्म के हिस्ट्री को समझेंगे। जियोपॉलिटिक्स, इस शब्द को सबसे पहले किसने यूज़ किया, ओके, कौन कौन से स्कॉलर हैं जो जियोपॉलिटिक्स से जुड़े हैं, इन सभी के बारे में जानेंगे। फिर हम जियोपॉलिटिक्स का एक एनालिसिस करेंगे। हम समझेंगे कि जियोपॉलिटिक्स इम्पॉर्टेंट क्यों है, जियोपॉलिटिक्स का सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों इंटरनेशनल रिलेशंस के स्टडी में जियोपॉलिटिक्स एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इन सभी क्वेश्चंस को आंसर करने के बाद एक कंक्लूजन के साथ हम इस वीडियो को एंड करेंगे। तो शुरुआत करते हैं जियोपॉलिटिक्स के मीनिंग और डेफिनेशन से। ओके, आप देख सकते हैं जियोपॉलिटिक्स 2 शब्दों से मिलकर बना है, जियो और पॉलिटिक्स। जियो का मतलब है जियोग्राफिकल फैक्टर, एक कंट्री का जियोग्राफिकल फैक्टर। और एक कंट्री के जियोग्राफिकल फैक्टर्स के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आएंगी। लोकेशन, एक कंट्री का लोकेशन, कंट्री कहाँ लोकेटेड है, किस कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है, इक्वेटर के नज़दीक है या पोलर रीजन के नज़दीक है, एक आइलैंड है या एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। इसके बाद क्लाइमेट, कंट्री का क्लाइमेट कैसा है, कोल्ड क्लाइमेट, वार्म क्लाइमेट है, ड्राई या वेट क्लाइमेट है। फिर नेचुरल रिसोर्स, एक कंट्री में कितने नेचुरल रिसोर्स पाए जाते हैं। पॉपुलेशन, फिजिकल टेराइन, मतलब एक कंट्री में प्लेट्यू, प्लेन, माउंटेन कितने हैं। ओके, एक बात आपको यहाँ समझना है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ समझना है। एक कंट्री का सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डेवलपमेंट बहुत हद तक उस कंट्री के इन जियोग्राफिकल फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। ओके, एक कंट्री का सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डेवलपमेंट बहुत हद तक उस कंट्री के इन जियोग्राफिकल फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। ये जियोग्राफिकल फैक्टर एक कंट्री के डेवलपमेंट में हेल्प भी कर सकती हैं या ऑब्स्टिकल का काम भी कर सकती हैं। एक कंट्री के लिए ये फैक्टर्स फेवरेबल भी हो सकती हैं या अनफेवरेबल भी हो सकती हैं। ओके, लेकिन ये जियोग्राफिकल फैक्टर, ये जियोग्राफिकल फीचर्स नेचुरल होती हैं। एक कंट्री के द्वारा इन्हें बदला नहीं जा सकता। एक कंट्री अपने लोकेशन को, अपने फिजिकल टेराइन, इन्हें बदल नहीं सकती। लेकिन हाँ, एक कंट्री ये जरूर इंश्योर कर सकती है कि उसे, दैट मीन्स उस कंट्री को उसके जियोग्राफिकल फैक्टर्स की वजह से, उसके लोकेशन की वजह से कम नुकसान हो और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट, फ़ायदा हो। ये एक कंट्री इंश्योर कर सकती है। कंट्री अपने जियोग्राफिकल फीचर्स और फैक्टर्स को बदल नहीं सकती, लेकिन ये जरूर इंश्योर कर सकती है कि अपने जियोग्राफिकल फैक्टर्स की वजह से उस कंट्री को नुकसान कम हो और बेनिफिट ज़्यादा हो। एक कंट्री कभी भी ये नहीं चाहेगा कि अपने लोकेशन की वजह से, अपने जियोग्राफिकल फैक्टर्स की वजह से इंटरनेशनल लेवल पर वो एक डिसएडवांटेज्ड पोजीशन में आ जाए। एक कंट्री कभी ये नहीं चाहेगा। इसलिए फॉरेन पॉलिसी बनाते वक्त, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करते वक्त एक कंट्री हमेशा अपने जियोग्राफिकल लोकेशन को, अपने जियोग्राफिकल फैक्टर्स को ध्यान में रखेगा। एक कंट्री अपने जियोग्राफिकल लोकेशन को ध्यान में रखकर ही अपने फॉरेन पॉलिसी को बनाएगा। ओके, इंटरनेशनल लेवल पर डिसीजंस लेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि फॉरेन पॉलिसी मेकिंग में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में डिसीजन लेने में एक कंट्री का जियोग्राफिकल फैक्टर, जियोग्राफिकल लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। इसे ही जियोपॉलिटिक्स कहते हैं। तो जियोपॉलिटिक्स का डेफिनेशन क्या है? जियोपॉलिटिक्स इज द स्टडी ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ जियोग्राफिकल फैक्टर ऑन स्टेट बिहेवियर। ओके, जियोपॉलिटिक्स इस बात का अध्ययन करता है कि किस तरह एक कंट्री का जियोग्राफिकल फैक्टर उस कंट्री के द्वारा बनाए गए फॉरेन पॉलिसी, उस कंट्री के द्वारा इंटरनेशनल लेवल पर लिए गए डिसीजंस को अफेक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है। ओके, इस बात का अध्ययन करता है जियोपॉलिटिक्स। यह है जियोपॉलिटिक्स का मीनिंग और डेफिनेशन। ओके, जियोपॉलिटिक्स, इस टर्म के हिस्ट्री के बारे में अगर हम बात करें तो इस शब्द को 1899 में स्वीडिश पॉलिटिकल साइंटिस्ट, स्वीडन के पॉलिटिकल साइंटिस्ट रुडोल्फ किजलिन के द्वारा कॉइन किया जाता है। रुडोल्फ किजलिन जो है वही
इस टर्म को क्वाइन करते हैं, जियोपॉलिटिक्स, 1899 में। लेकिन जियोपॉलिटिक्स इस शब्द का वाइड स्प्रेड यूज 1930s में शुरू होता है। ओके 1899 में इसे कॉइन किया जाता है, लेकिन 1930s के दौरान, दैट मीन्स 1930s के दौरान इस वर्ड का वाइड स्प्रेड यूज शुरू होता है और इसकी शुरुआत मेनली जर्मनी में होती है। ओके जर्मनी, यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक जर्मनी, यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक जर्मनी के डिपार्टमेंट ऑफ जियोग्राफी में एक ग्रुप ऑफ पॉलिटिकल जियोग्राफर जियोपॉलिटिक्स शब्द का वाइडली यूज करना शुरू करते हैं। इन पॉलिटिकल जियोग्राफर्स में सबसे इंपॉर्टेंट थे रिटायर्ड मेजर जनरल डॉक्टर कार्ल हॉशफर। ओके रिटायर्ड मेजर जनरल डॉक्टर कार्ल हॉशफर 1933 के दौरान नाजी जर्मनी के फॉरेन पॉलिसी को डिस्क्राइब करने के लिए कार्ल हॉशफर ने जियोपॉलिटिक्स शब्द का प्रयोग किया। ओके 1933 के दौरान हिटलर पावर में आ चुका था जर्मनी में, और नाजी जर्मनी के फॉरेन पॉलिसी को डिस्क्राइब करने के लिए कार्ल हॉशफर के द्वारा जियोपॉलिटिक्स शब्द का प्रयोग किया गया। देखिए हिटलर के अंतर्गत नाजी जर्मनी की फॉरेन पॉलिसी टेरिटोरियल एक्सपेंशन पर बेस्ड थी। टेरिटोरियल एक्सपेंशन, हिटलर ने अपने पॉलिसी को लेबेंसरॉम नाम दिया। लेबेंसरॉम एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है लिविंग एरिया। ओके लेबेंसरॉम का मतलब होता है लिविंग एरिया। तो हिटलर के दौरान जर्मनी की नीति क्या थी? टेरिटोरियल एक्सपेंशन। ओके टेरिटोरियल एक्सपेंशन करना, ताकि जर्मन पीपल को अधिक से अधिक लिविंग एरिया मिल सके। ओके यहाँ आप देख सकते हैं हिटलर के पॉलिसीज टेरिटरी और टेरिटोरियल एक्सपेंशन से कितनी ज़्यादा प्रभावित थी। टेरिटरी और टेरिटोरियल एक्सपेंशन से कितनी ज़्यादा प्रभावित थी, इसलिए जियोपॉलिटिक्स को कभी कभी हिटलर और उसकी नीतियों से जोड़कर भी देखा जाता है। ओके जियोपॉलिटिक्स को अगर एक फील्ड ऑफ स्टडी के रूप में देखें, जियोपॉलिटिक्स को एक फील्ड ऑफ स्टडी के रूप में दो इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स के द्वारा शुरू किया गया। फील्ड ऑफ स्टडी की अगर हम बात करें तो जियोपॉलिटिक्स को दो इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स के द्वारा शुरू किया जाता है एक फील्ड ऑफ स्टडी के रूप में, अल्फ्रेड थायर माहन और हलफोर्ड जॉन मैकेंडर। ओके अल्फ्रेड थायर माहन और हलफोर्ड जॉन मैकेंडर, इनके द्वारा जियोपॉलिटिक्स को एक सेपरेट फील्ड ऑफ स्टडी के रूप में इनिशिएट किया जाता है। अल्फ्रेड थायर माहन का एम्फेसिस सी के ऊपर था, नेवल पावर के ऊपर था। माहन ने कहा कि जो भी कंट्री सी को कंट्रोल कर ले वो दुनिया को कंट्रोल कर सकता है। ओके हलफोर्ड जॉन मैकेंडर ने अपनी थ्योरी को टेरिटरी और टेरिटोरियल पावर को ज़्यादा एम्फेसिस दिया है, इंपॉर्टेंस दिया है। हलफोर्ड जॉन मैकेंडर ने अपनी थ्योरी में टेरिटरी को और टेरिटोरियल पावर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया। मैकेंडर ने एक थ्योरी दिया, हार्टलैंड थ्योरी मैकेंडर के द्वारा दिया गया था। मैकेंडर ने हार्टलैंड थ्योरी दिया जिसमें उन्होंने कहा कि जो भी कंट्री जर्मनी और सर्बिया के बीच मौजूद टेरिटरी को कंट्रोल कर ले वो कंट्री पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकता है। ओके इन दोनों स्कॉलर्स के नाम आपको याद रखने हैं। एक ने अल्फ्रेड थायर माहन ने नेवल पावर सी पावर को इंपॉर्टेंस दिया, दूसरे ने हलफोर्ड जॉन मैकेंडर ने टेरिटोरियल पावर को इंपॉर्टेंस दिया। ओके जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड ये दो स्कॉलर हैं, दो थिंकर्स हैं जिनके नाम आपको याद रखने हैं। ओके अब आते हैं एनालिसिस के ऊपर। एनालिसिस, अभी तक हमने जो कुछ भी समझा इसे थोड़ा एनालाइज करते हैं। हमने देखा कि एक कंट्री का ज्योग्राफिकल फीचर उस कंट्री के फॉरेन पॉलिसी को, उस कंट्री के फॉरेन पॉलिसी डिसीजन को इंटरनेशनल लेवल पर उस कंट्री के बिहेवियर को बहुत हद तक प्रभावित करता है, अफेक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है। इसे ही हम जियोपॉलिटिक्स कहते हैं। जियोपॉलिटिक्स के अंतर्गत आने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट जियोग्राफिकल फैक्टर्स हैं, एक कंट्री के जितने भी इंपॉर्टेंट जियोग्राफिकल फैक्टर्स हैं, उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है एक कंट्री का लोकेशन। एक कंट्री का लोकेशन उसके फॉरेन पॉलिसी को सबसे अधिक प्रभावित करता है। देखिए अगर एक कंट्री आइसोलेटेड है, मतलब किसी दूसरे कंट्री के साथ बाउंड्री को शेयर नहीं करता है, तो उस कंट्री का फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल अलग होगा। और अगर एक कंट्री लैंडलॉक्ड है मतलब चारों ओर से दूसरे कंट्री से घिरा है, तो उस कंट्री का फॉरेन पॉलिसी भी बिल्कुल अलग होगा। कुछ जियोपॉलिटिकल स्कॉलर्स कहते हैं कि एक कंट्री के लोकेशन और उस कंट्री के वेल्थ और पावर के बीच एक सीधा संबंध होता है। कुछ
जियोपॉलिटिकल स्कॉलर कहते हैं कि एक कंट्री के लोकेशन और उस कंट्री के वेल्थ और पावर के बीच सीधा संबंध होता है। देखिए, अगर एक कंट्री, इन स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग, अगर एक कंट्री टेम्परेट रीजन में लोकेटेड है, दैट मीन्स उस कंट्री का क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा है, टेम्परेट क्लाइमेटिक कंडीशन है, ना तो बहुत अधिक गर्मी होगी ना तो बहुत अधिक ठंड। तो टेम्परेट रीजन में लोकेटेड कंट्री का लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अधिक होगा उन कंट्रीज की तुलना जो कि इक्वेटर के अराउंड लोकेटेड हो, इक्वेटोरियल रीजन में लोकेटेड हो। और इक्वेटोरियल रीजन का क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा होता है, हॉट, ह्यूमिड। ओके, तो ये आर्ग्यूमेंट दिया गया कुछ जियोपॉलिटिकल स्कॉलर्स के द्वारा एक कंट्री के लोकेशन के इंपॉर्टेंस को, सिग्निफिकेंस को बताते हुए। ओके, जियोपॉलिटिक्स को अगर एक लाइन में हम समझाने की कोशिश करें, अगर जियोपॉलिटिक्स को हम एक लाइन में समझने की कोशिश करें, तो वो लाइन क्या होगा? वो लाइन होगा, जियोग्राफी इज डेस्टिनी। जियोग्राफी इज डेस्टिनी का मतलब है इंटरनेशनल लेवल पर एक कंट्री जिस तरह से बिहेव करता है, जिस तरह के फॉरेन पॉलिसी को अपनाता है, जिस तरह के डिसीजंस लेता है, ये सारी बातें उस कंट्री के जियोग्राफी के ऊपर डिपेंड करती है, उस कंट्री के जियोग्राफिकल फैक्टर, उस कंट्री के जियोग्राफिकल लोकेशन पर डिपेंड करती है। इस जियोग्राफी ऑफ डेस्टिनी का ये मतलब है। लेकिन जियोपॉलिटिक्स के इस आर्ग्यूमेंट को हम ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। क्यों? देखिए, ये सही है कि एक कंट्री का ज्योग्राफिकल फैक्टर, ज्योग्राफिकल लोकेशन उस कंट्री के बिहेवियर को बहुत हद तक अफेक्ट करता है, लेकिन सिर्फ ज्योग्राफी के बेसिस पर हम एक कंट्री के फॉरेन पॉलिसी को नहीं समझा सकते। और भी कई फैक्टर्स हैं जो एक कंट्री के फॉरेन पॉलिसी को, इंटरनेशनल बिहेवियर को एक्सप्लेन करती हैं, अफेक्ट करती हैं, जैसे इकोनॉमिक फैक्टर, कल्चरल फैक्टर, ग्लोबलाइजेशन। ओके, जियोग्राफी के साथ साथ, जियोग्राफिकल फैक्टर्स के साथ साथ हमें इन सभी फैक्टर्स को भी इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत है, तभी जाकर हम एक कंट्री के ओवरऑल फॉरेन पॉलिसी को, एक कंट्री के ओवरऑल इंटरनेशनल बिहेवियर को समझ पाएंगे। तो जियोपॉलिटिक्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके साथ साथ और भी कई फैक्टर्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ओके, तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट था जियोपॉलिटिक्स के ऊपर। उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।